यहाँ लूट तंत्र तो जमीन तक पहुंच गया है, गांव गांव तक पहुंच गया है। लूट तंत्र, जमीन का लूट, पानी का लूट, तमाम प्राकृतिक संसाधनों का लूट हो रहा है, विकास योजनाओं का लूट हो रहा है, सभी चीज़ों का लूट हो रहा है, सेंधमारी चल रहा है। लेकिन ये जो कल्याणकारी देश में कल्याणकारी राज के अंतर्गत यहाँ जिस आकांक्षा के साथ झारखंड अलग राज की मांग की गई थी, वो मांग कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो राज बनने के बाद तो बंदूकों के ताकत पर भी जमीन लेने का काम, जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब तो हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है और उनके लिए जो बुनियादी ढांचे जो तैयार किए गए हैं वो किस तरह से चल रहे हैं और कितना वो लंगड़ा लूल्हा है, यही वो तमाम सवालों को का जवाब देता है कि लेस देन 30% एजुकेशन रेशियो है ये रूरल एरिया में। ये झारखंड का भी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र का आपका जो एजुकेशन रेशियो देखेंगे 35%, 34% इसी तरह का रेशियो है। जब तक आपकी मानसिकता में आप बदलाव नहीं लाएंगे, यहाँ का झारखंड के बुनियादी सवालों को लेके बुनियादी विकास की बात का मानसिकता आप नहीं रखेंगे, तो झारखंड का विकास, झारखंड का संरक्षण और झारखंड के लोगों का हित नहीं होगा। छोटे छोटे राज्य गठन करने का उद्देश्य यही था कि तंत्र जितना जन के करीब आएगा, संसाधन उतना अच्छा बिना बंटवारा के लोगों तक पहुंच पाएगा और वहां के लोगों का तेजी से विकास होगा। इसी मूल मंत्र की धारणा के तहत कई राज्य, छोटे छोटे राज्यों का गठन हुआ। उसमें से एक राज्य है हमारा झारखंड। 22 साल पूरे हो गए हैं झारखंड के, लेकिन क्या वाकई में तंत्र और जन मिल पाया या फिर एक नया ये लापता तंत्र बन सा गया? इन्हीं सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इनका परिचय देंगे तो अगला आधा घंटा बीत जाएगा, लेकिन हर कोई जानता है दयामणि दीदी को, और दयामणि बाला आपको बताएंगी कितना उद्देश्य की पूर्ति हो पाई राज्य के निर्माण का जो समय था और अब तक 22 साल। एक तो आज आपके साथ जो बातें हो रही हैं, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने की पहले मैं आज बिरसा मुंडा का जयंती है। मैं बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामना तमाम साथियों को देना चाहती हूँ। एक तो आपने जो सवाल किया कि मैंने राज बनने के बाद अब 22 साल पूरे हो गए आज, तो क्या मैंने झारखंड जिन मैंने आकांक्षाओं को लेके झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़ी गई, पहले तो कहेंगे कि उसके लिए झारखंड अलग राज की मांग की गई, मांग के बाद फिर झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़ी गई और झारखंड अलग राज अंततः 15 नवंबर 2000 को मतलब अस्तित्व में आया। बड़ा दुखद की बात है कि झारखंड अलग राज बनने के बाद आज 22 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 22 सालों में झारखंड अलग राज की मांग सिर्फ 24 जिलों का एक घेराबंदी, एक चौहद्दी का मांग नहीं था, लेकिन झारखंड अलग राज का मांग यहाँ के भाषा, संस्कृति, यहाँ के उनके जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं और जो जंगल ज़मीन में आदिवासी, मूलवासी, किसान समुदाय के जो परंपरागत अधिकार हैं, उन अधिकारों को संरक्षित करना और उनको विकसित करना, और उसके साथ में आदिवासी समाज की जो भाषा, संस्कृति है, वो जल जंगल ज़मीन के साथ ही वो मतलब विकसित होता है। इसको विकसित भाषा, संस्कृति को विकसित करने के लिए ही झारखंड अलग राज की मांग की गई थी और उसके लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी गई।
हजारों लोगों ने शुरू से लेके 2000 तक की बात करेंगे तो हजारों लोगों ने शहादत दी, इसलिए कि कोई सर्टेन पीरियड की लड़ाई नहीं थी। लेकिन ये जो हम अबुआ हतुरे अबुआ राज का मतलब हमारा गांव में हमारा राज, अपना राजतंत्र, अपना स्वशासन व्यवस्था कायम करने का जो संघर्ष था, तो उसमें सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा से लेके 2000 तक की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। तब जो हमारा जो कामना था, शहीदों का जो अपना राज बनाने के पीछे जो मानसा थी, जो लक्ष्य था, जो सपने थे, आज 2022 आज हैं और राज बनने के बाद 22 साल पूरे हो गए। तो तमाम चीज़ों को विश्लेषण करेंगे तो ये उल्टा चल रहा है, उल्टा दिशा में राज से बनने के बाद का जो ये चक्का चल रहा है, उल्टा चल रहा है। यहाँ पर राज बनाने की जो मांग की जो कामना, ये जो सपने थे, वो सपने कहीं पर भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जन के पास कितना तक तंत्र आ पाया है, यहाँ लूट तंत्र तो जमीन तक पहुँच गया है, गांव गांव तक पहुँच गया है। लूट तंत्र, जमीन का लूट, पानी का लूट, तमाम प्राकृतिक संसाधनों का लूट हो रहा है, विकास योजनाओं का लूट हो रहा है, सभी चीज़ों का लूट हो रहा है, सेंधमारी चल रहा है। लेकिन ये जो कल्याणकारी देश में कल्याणकारी राज के अंतर्गत यहाँ जिस आकांक्षा के साथ झारखंड अलग राज की मांग की गई थी, वो मांग कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी, जब जैसे ये राज्य जब डिमांड में था कि बनना चाहिए, तो एक बात था कि जो भी पटना से योजनाएं चलकर आ रही वो ज़मीन तक पहुंचती ही नहीं थी। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी जो हैं वो अपनी भावना नहीं रख पाते थे कि भाई ये चाहिए हमको, चाहे यहाँ ऐसा सड़क बनना चाहिए, तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। जो इच्छा या सरकार का तंत्र आता था, जो तंत्र करता था वही होता था, और जितना करता था उतना ही होता था। कोई पूछने वाला नहीं था कि तंत्र पूरा काम हुआ नहीं हुआ, या ये इस काम की आवश्यकता थी भी कि नहीं थी। अब जब 22 साल हम ही लोग राज कर रहे हैं इस राज्य पे, तो क्या वाकई में वो प्रथा अभी तक एग्जिस्ट कर रही है कि हम लोगों को अनसुना कर दे रहा है तंत्र, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा ही सही, कम ही सही, लेकिन हमारी भी सुनी जा रही है, मतलब तंत्र पूछ रहा है कि जन को क्या चाहिए? जो आप बोल रहे हैं, अभी हम लोग याद करते हैं जैसे कि हम लोग लंबे समय से जिन संघर्ष में हम लोग खड़े हैं, अब पहले का और अभी का हम लोग विश्लेषण करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तब कुछ चीज़ें जो था, जिसमें कि हम लोग नेत्रहाट की लड़ाई की बात करेंगे, या तो आप कोयलकारो परियोजना की लड़ाई की बात करेंगे, तो मुझको याद है व्यक्तिगत विशेष करके मैं जिन चीज़ों को नज़दीक से देख रही हूँ, पहले जब जन आंदोलन के साथी बोलते थे कि हम ज़मीन नहीं देंगे, तो ज़मीन नहीं देंगे, तब मुझे नहीं याद है कि मैंने ज़बरदस्ती बाय फोर्स बंदूक के ताकत पर, बिहार राज था उस समय, उस तरह से ज़मीन हम लेंगे ही, ये बात मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन राज बनने के बाद जहाँ पर ज़मीन बचाने की भी बात हो रही है और सरकार ज़मीन लेने की जहाँ पर बोल रही है, तो राज बनने के बाद तो बंदूक के ताकत पर भी ज़मीन लेने का काम किया। ये झारखंड अलग राज के बनने के बाद कई आंदोलन यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, जहाँ पर इसी तरह से यहाँ कोयलकारो का आंदोलन के ऊपर भी राज बनने के तुरंत बाद वहाँ पर फायरिंग हुआ। फिर आप देखेंगे काठी कुंड में भी फायरिंग हुआ। बहुत सारे आंदोलनों में राज बनने के बाद वो जमीन लेने के मामले को लेके फायरिंग हुआ। तो मैं आप जो सवाल कर रहे हैं कि उस समय मैंने क्या परिपट्टी थी कि मैंने सरकार की जनता की बातों को सरकार कितना मानती थी नहीं मानती थी, निश्चित रूप से अभी हम लोग रियलाइज करते हैं कि उस समय इस तरह से सरकार
मतलब जनता की आवाज़ों को दूर में जरूर था पटना में, लेकिन सुनती थी और ज़बरदस्ती दमन नहीं की है, ये मुझको अनुभव है। और जहाँ तक आप मैंने जो विकास योजनाओं की बात करेंगे तो उस समय भी नली बन रहे थे, उस समय भी आपका नाला बन रहे थे, उस समय भी सड़कें थी, उस समय भी राशन मिल रहा था, उस समय भी इंदिरा आवास मिल रहा था। अब अभी ज़्यादा सुन रही है ऐसा मेरा मानना नहीं है, इसलिए कि जब हम अब तो यहाँ पर राज बनने के बाद यहाँ पर पंचायत चुनाव भी हुआ, लेकिन उतना ही यहाँ पर लूटतंत्र भी मतलब नीचे जड़ तक चला गया है। पहले भी हम लोग बोलते थे, पंचायत चुनाव होने के पहले 2010 में पहला पंचायत चुनाव हुआ, तब भी हम लोग बोलते थे कि नहीं यहाँ पर मतलब लूटतंत्र बढ़ेगा। पहले मतलब जो हमारे गांव में जो विकास योजना पहुंचता था उसमें चलिए 4 आना ही पहुंचता था, लेकिन हम लोग बोलते थे कि उस समय लूट तंत्र का जो तंत्र है ना वो सीमित है, लेकिन अब ये जो तंत्र है वो पूरी तरह से जड़ तक चला जाएगा। तो आज की तारीख में वही हो रहा है। हाँ, रोड आपका गांव तक चला गया है, तो रोड केवल मैंने गांव तक जाने से गांव का विकास का पैमाना वही नहीं हो सकता है जिस तरह से आज की तारीख में। एक तो आपका जब हम यहाँ पर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में आपका CNT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, SPT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, और ये भारत के संविधान के आधार पर ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र में है। और 5वें अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर 1996 के बाद तो ये कानूनन का रूप लाया, लेकिन ये अलग बात है कि मतलब इसके लिए नियमावली किसी भी सरकार ने नहीं बनाई, देश की सरकार ने भी पहल नहीं की और राज्य की सरकार ने भी नियमावली बनाने का प्रयास नहीं की। लेकिन भारत के संविधान के आधार पर हम लोग ये मानते हैं कि जब एक बार राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर लिया तो ये पेशा कानून लागू है। लेकिन यहाँ पर माइनर मिनरल्स पर ग्राम सभा को अधिकार था, यहाँ कर माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें ग्राम सभा को अधिकार था, लेकिन ये कहाँ पर ग्राम सभा को अधिकार है? ग्राम सभा को तो कोई अधिकार ही नहीं है। ग्राम सभा के जो अधिकार है माइनर मिनरल्स पर, वो भी आज की तारीख में ग्राम सभा का वायलेशन हो रहा है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए था, उनका ठिक्का पट्टा होना चाहिए था, उनका लाइसेंस होना चाहिए था, आर्थिक रूप से उसका संचालन मैनेजमेंट विपणन का जो जिम्मा वो ग्राम सभा को होना चाहिए था। कहाँ मिल रहा है? और उसके साथ ही यहाँ पर जो जमीन अधिग्रहण कानून की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने जमीन लेने के पहले ग्राम सभा से मैंने पूछी जानी चाहिए। ग्राम सभा अगर मतलब सहमति देता है, जैसे बाद का भी कानून जो आया उसमें ये कहा गया कि आपका सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी तो 70% लोगों की सहमति होनी चाहिए, और जब कंपनी के लोग जमीन अधिग्रहण करेंगे तो 80% गांव के लोगों की सहमति होनी चाहिए। इन तमाम जो मैंने पीपुल्स के राइट्स में, जो जन के राइट्स में जो जितने भी संवैधानिक कानून हैं उनको तक उनके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनको दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए वहां पर सामने आके वो अपना जमीन लूटने का काम कर रहे हैं। तो आप जो सवाल किए कि मैंने विकास योजना में यहाँ पे हिस्सेदारी भी है, जिसमें कि मैंने कहा कि माइनर मिनरल्स पर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर मैंने गांव सभा को होना चाहिए, ग्राम सभा का अधिकार होना चाहिए, तभी ना वो आगे बढ़ेगा। आप ग्राम सभा जो जन की बात कर रहे हैं उनकी हिस्सेदारी की बात है, जहां संविधान में बात कही गई है, उनको तो आप नजरअंदाज करके बड़े बड़े मतलब माफियाओं को वहां पर मतलब रख दे रहे हैं। और माफिया के सामने गांव वाले लोग कौन होते हैं? यहाँ तो सारा चीज मतलब दरकिनार करके सिर्फ ये आप साम दाम दंड भेद करके आप वहाँ पर सही ठेपा करा रहे हैं। इससे तो जनता का विकास नहीं हो सकता है, जनता की भागीदारी इसमें कैसे हम मानेंगे? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की तारीख में राज बनने के बाद भी ये जो अधिकार हैं जनता के, जन के जो अधिकार हैं वो जनता कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य गठन से पहले जो आदिवासी और मूलवासी थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, वो कितना जीवन खुशहाली से बिताते थे, और अब जब राज्य के ने अपने 22 साल पूरे कर लिए हैं तब उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो कितने खुश हैं, या फिर उन्हीं सिर्फ लोगों का विकास हुआ जो नेता बने?
आपने जो बुनियादी सवाल है बड़ा सवाल किए हैं। लाइफ स्टैंडर्ड जहाँ तक मतलब आगे बढ़ने का सवाल है, मैंने जो सिस्टम अभी आ रहा है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या तो जिस भी तरफ से आ रही हैं, जो आजकल की तारीख में देश में अब तमाम चीज़ें मॉडर्नाइजेशन हो रही हैं। सरकार बोल रहा है कि हर चीज़ अब मतलब क्या बोलेंगे, आपका डिजिटलाइजेशन होगा। मैं इस चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ, देखने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ का जो जनता का राज बनने के बाद भी कितना हम मतलब इन तमाम चीज़ों को समझने के योग्य हो गए हैं। ये तमाम सवाल जो बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब तो हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है और उनके लिए जो बुनियादी ढांचे जो तैयार किए गए हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं और कितना वो लंगड़ा लूल्हा है, यही वो तमाम सवालों को का जवाब देता है। असली कि आज भी हम आम आदमी किनको कहेंगे? आम आदमी सिर्फ शहरी जीवन है, वही केवल आम आदमी नहीं है। आम आदमी तो हमारा 80% की जनता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो पूरी तरह से जंगल के साथ, ज़मीन के साथ उनका रिलेशन है। उनका पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जुड़ा उनका जल जंगल ज़मीन के साथ है। आज भी उन रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका एजुकेशन रेशियो, अब भी मैं तुरंत आपके आने के पहले मैं उसका पूरा रिकॉर्ड पूरे भारत का मैं देख रही थी कि लेस देन 30% एजुकेशन रेशियो है ये रूरल एरिया में। ये झारखंड का भी आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र का आपका जो एजुकेशन रेशियो देखेंगे 35%, 34% इसी तरह का रेशियो है। अब ये जो 33% का जो मैंने आपका एजुकेशन रेशियो है, आप हेल्थ के नाम पर आज तक भी जो पहले से मतलब तय ये एजुकेशन का जो ये तय था कि हर किसी को स्वस्थ लाभ मिलना चाहिए, उसके आधार पर आप देखेंगे कि हर जिला मुख्यालय में पहले 25,000 की आबादी में एक रेफरल हॉस्पिटल हुआ करता था और उसके बाद से अब हर पंचायत में आपका पीएचसी हुआ करता है। तो पीएचसी में पूरे झारखंड के जिला के पूरे 24 जिले के पीएचसी में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सेस हैं, वहाँ पर कितना मैंने वहाँ के पंचायत के लोगों को हेल्थ मैंने बढ़िया से बढ़िया हेल्थ सिस्टम को हम प्रोवाइड करने के लिए ना दवाई है, ना नर्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं। तब आप देखिए कि रेफरल हॉस्पिटल में आज की तारीख में भी आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए, मलेरिया का ब्लड टेस्ट करने के लिए आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है। ये 3-4 साल पहले की भी बात है, अभी मैं फिर से उसको मतलब देखने के लिए नहीं गई हूँ। पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए आपका जो एक्सरे मशीन होता है, हड्डी टूटा है या नहीं है, गुमला के लोग रांची आते हैं, खुटी के लोग रांची आते हैं। तब ऐसे परिस्थिति में हम कैसे कहेंगे कि ये जो सिस्टम हमको प्रोवाइड किया जा रहा है राज बनने के बाद, अब वो कितना स्ट्रोंग है। और अगर ये सिस्टम, हेल्थ सिस्टम स्ट्रोंग नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही स्ट्रोंग नहीं है, हमारे लोगों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तब हम ये कैसे बोलेंगे कि हमारे लोगों को यहाँ पर उनका विकास हो रहा है। विकास का पैमाना हेल्थ सिस्टम पे होता है, विकास का पैमाना एजुकेशन का क्वालिटी पे होता है, उनका रेशियो मैंने डेवलप किया है नहीं डेवलप किया है इससे होता है। और यहाँ का डेवलपमेंट का पैमाना और इसके साथ भी होता है कि हमारे लोगों को यहाँ राज बनने के बाद आज तक यहाँ पर कितना हम प्रदूषण, नदियों का जो प्रदूषित नदियाँ हैं, कितना नदियों को हम दूषण मुक्त कर दिए हैं, यह भी तय करता है। कितने मरे हुए नदियाँ हैं उनको हम जीवित कर पाए हैं, कितना हम जो
अनएरिगेटेड मैंने लैंड जो पड़े हुए थे, जिसको हम कहेंगे वेस्ट लैंड, उसको एग्रीकल्चर के रूप में कितना को हम उपजाऊ बनाए हैं, ये भी मैंने बड़ा सवाल है। और ये भी बड़ा सवाल है कि कितना जो बंजर भूमि है उसको हम जंगल के लायक, जो प्रदूषण को रोकने के लिए या तो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पूरे सिस्टम, लिविंग सिस्टम को आप मतलब एक जीवंत बनाने के लिए पर्यावरण को कितना हम सुरक्षित रखने का काम किए हैं, यहाँ से विकास का पैमाना आपका तय होता है। और उसके साथ ही यहाँ पर तो मैं नहीं देख रही हूँ राज बनने के बाद आज तक, यहाँ पर आपका मैंने 24 जिलों की बात करेंगे तो 24 जिलों में आपका अधिकांश जिला आपका हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, ये जो जिले हैं आप पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये आपका औद्योगिक जिला है। और ये जो औद्योगिक जिला में आज की तारीख में हजारीबाग में डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा दंश लोग झेल रहे हैं। आज पीने के लिए पानी नहीं है, नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो गई हैं। बोकारो जिला में आपका विस्थापितों का माने नौजवानों का फौज है, उन लोगों को आज कितने लोगों को नौकरी दे पाए हैं, यह भी बड़ा सवाल है। विस्थापित लोग आज की तारीख में बेघर बार है, उनको कितने लोगों को आपने मैंने रहने के लिए जमीन प्रोवाइड किए हैं, कितने लोगों को रोजगार आपने प्रोवाइड किए हैं, ये आंकड़ा सामने लाना चाहिए। बार बार हम लोग बोल रहे हैं आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, लेकिन आज तक 22 साल तक वो श्वेत पत्र जारी नहीं किया। और इन 22 सालों में बार बार बोलता है कि नहीं जमीन लोग लड़ रहे हैं इसलिए मतलब जमीन नहीं मिल रहा है और यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। यहाँ तो आपका मैंने पूरे झारखंड में 25 लाख एकड़ से ज्यादा एकड़ जमीन विकास के नाम से ऑलरेडी लोग दे चुके हैं। कोयला कंपनी खदानों के हाथ में बोलिएगा तो 53,000 एकड़ जमीन उनके पास है। अतः पूरी जमीन तो आप उन्हीं के पास है, तो विकास क्यों नहीं हो रहा है? विस्थापन का मतलब रेशियो क्यों बढ़ते जा रहा है? बार बार बोल रहे हैं कि आप विस्थापन आयोग बनाइए, विस्थापन आयोग भी आप नहीं बनाए। यहाँ पर आप बार बार हम लोग शुरू से बोल रहे हैं महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाइए, उनका हेल्थ के लिए पॉलिसी बनाइए, यहाँ के युवाओं के लिए पॉलिसी बनाइए कि आप युवाओं को किस तरह से रोजगार दीजिएगा, उसका भी पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। राज बनने के बाद कोई भी पॉलिसी नहीं बना। हाँ, कारपोरेट घराने के लिए जमीन लेने के लिए कई कानून बने, 1 से 1000 कानून बने, यहाँ पर आप गिनती करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास करने के लिए आपने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाया राज बनने के बाद। तो विकास का पैमाना कैसे आप सिर्फ पैसा निवेश करने से, और आप ये गिना दीजिएगा कि इतना कारपोरेट घराने वाले निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, ये विकास का पैमाना झारखंड का या किसी भी राज्य का या देश का नहीं हो सकता है। मैं जिन चीजों को गिनाइए वो आपका आंकड़ा क्या कहता है, तब हम मानेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई विकास का काम हुआ है। आप तो देश के अलग अलग हिस्सों में गई हैं, कई राज्यों का भ्रमण किया है, कई देशों में, दूसरे देशों में आप विदेशों में गई हैं। जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ आपको झारखंड देखती होंगी उस ज़मीन को, वहाँ अमेरिका जैसे आप गई तो वहाँ देखा, फिर इन झारखंड को देखा, तो क्या अंतर समझ में आता है आपको? अभी हमें अमेरिका तो बनना नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग खुशहाली भरा जीवन जी सके, स्वस्थ रह सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके, उसमें आपको कितना लग रहा है कि कितना वक्त लगेगा अभी? और ये वक्त सरकार के लिए, सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास मेन पावर है, सरकार के पास तमाम चीज़ें हैं, हर चीज़ सरकार के पास ही है। वो चाहेगी तो 5 साल किसी भी सरकार के लिए कम नहीं होता है। 5 साल किसी भी सरकार के लिए विकास का कम से कम रोड मैप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सरकारें कहती हैं अपना पल्ला झाड़ना चाहती हैं, इसलिए बोलते हैं वक्त लगेगा। मैं कहती हूँ कि 5 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है, इसलिए कि आपके पास आप नहीं कह सकते हैं स्कूल बिल्डिंगें गांव में नहीं हैं,
स्कूल बिल्डिंग जितना बनना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ही है। तभी ना आपने यहाँ पर 6000 स्कूलों को आपने बोला कि नहीं बहुत ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग है, बच्चे नहीं हैं, तो आपको उसको मर्ज करना पड़ा। और यहाँ पर गांव-गांव में आपका पीएचसी बना है। गांव-गांव में आज की तारीख में आपने गांव स्ट्रक्चर बन गया, बिल्डिंग बन गया, बिल्कुल बन गया। हाँ, लेकिन आपके पास मेन सोर्स आपके पास इसलिए नहीं है कि आपका इच्छा शक्ति ही नहीं है। सिर्फ आप 5 साल में कोई भी सरकारें आती हैं कि मैंने इन साल हम जीत गए, अगला साल हमारी सरकार कुर्सी में रहेगी नहीं रहेगी। आप 5 साल नहीं, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने खानदान के लिए सिर्फ केवल आप बजट बनाने में लगे रहते हैं। और इसी के चलते है कि आज तक जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। नहीं तो आज की तारीख में मेन स्ट्रीम की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। सब कुछ तो आपने कर दिया है, लेकिन आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा मेरा, सरकार या तंत्र ये सोचता है 81 में इतना सीट रिजर्व है, एकल पद रिजर्व है, हम ये रिजर्व कर देते हैं, हम रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं, इससे विकास हो जाएगा। क्या दयामणि बारला भी ये मानती हैं कि इन चीज़ों से ही वो सपनों का झारखंड बन पाएगा? जो सवाल आपने किए हैं, जहाँ तक रिजर्व की बात, रिजर्व सीट की बात हर राज्य के लिए, हर जातीय समुदाय के लिए ये संविधान ने उनको दिया है। और संविधान ने इसलिए दिया है कि उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, एजुकेशनल और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकली भी वो मजबूत हों। इसलिए हर जातीय समुदाय को, हर वर्ग को रिजर्वेशन दिया है। लेकिन उस रिजर्वेशन का आप उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से आप कर रहे हैं? उस रिजर्व सीट में जाने के बाद क्या आप राज्य के लिए, राजहित में कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं? हर जाति समुदाय जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए वो रिजर्वेशन का मतलब उनके उत्थान के लिए होता है। तो आप रिजर्व सीट में गए हैं, तो रिजर्व सीट में जाने का मतलब है कि झारखंड में नहीं, सरकार सोचती है आमतौर पे कि इतना हो गया तो अब मतलब मेरा काम पूरा हो गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये एकल पद ये है, मतलब वहाँ के लोगों का उत्थान हो रहा है, ऐसा मान लेती है सरकार। नहीं, मैं जो आपने मुझसे सवाल किया कि मैं मानती हूँ क्या, मैं नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है कि जब तक आप लोगों, आपके साथ तभी से मैं जिन मापदंड की बात, विकास के मापदंड की बात कर रही हूँ, वो विकास का मापदंड हम जो चुने हुए लोग अगर वहाँ पर पहुँच गए हैं रिजर्व सीटों में, तो आप यहाँ के लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक और उनका जो बौद्धिक विस्तार के लिए, बौद्धिक विकास के लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे मानेंगे? हम नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ रिजर्वेशन सीट में आप 28 आ जाइए, फिर आने वाले समय के लिए आप फिर वो तो वही बोलिए कि हम 28 रहेंगे, 30 रहेंगे। अभी तो सुन रहे हैं कि और रिजर्व सीट बढ़ेगा, इसलिए कि 81 विधानसभा सीट को बढ़ाने के लोग मांग कर रहे हैं। इससे भी देराज का हित नहीं होगा जब तक आपकी मानसिकता में आप बदलाव नहीं लाएंगे। यहाँ का झारखंड के बुनियादी सवालों को लेके, बुनियादी विकास की बात का मानसिकता आप नहीं रखेंगे, तो झारखंड का विकास, झारखंड का संरक्षण और झारखंड के लोगों का हित नहीं होगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in